नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम गोल्डी तिवारी है और मैं अमेरिका के एक शहर पोर्टलैंड में रहती हूँ। मैं मूलतः उत्तराखंड से हूँ और जो लोग उत्तराखंड से हैं वो जानते हैं कि उत्तराखंड कितनी एक खूबसूरत सी भारत में जगह है। और जो ख़ास तौर पे प्रवासी उत्तराखंड के लोग हैं, भले ही वो भारत के किसी बड़े शहर में रहते हों या फिर विदेश में रहते हों, वो तो हर हाल में ये जानते हैं कि उत्तराखंड की याद कभी भी किसी उत्तराखंडी से निकाली नहीं जा सकती। वहाँ की आबो हवा, वहाँ के पहाड़, वहाँ का पानी, वहाँ का कल्चर, वो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो शायद कोई भी दुनिया की कोई भी चीज़ उसकी कमी पूरी नहीं कर सकता। और ये जो जी जाते हैं बचपन में, वो कभी भी किसी और तरीके से उसकी तुलना या भरपाई नहीं हो सकती। और वो वही जानते हैं जो उत्तराखंड के बच्चे जीवन जीते हैं उत्तराखंड में, बशर्ते उन्होंने पहाड़ी जीवन शैली में अपना समय और बचपन बिताया हो। तो मैं भी उत्तराखंड से हूँ और मेरी परवरिश पहाड़ में ही हुई है। और मेरे माता पिता मूलतः अल्मोड़ा से के छोटे 2 गाँव से आए थे। तो मेरा काफ़ी कुमाऊनी परिवेश में पालन पोषण हुआ बचपन में। और उस बचपन की वजह से आज तक भी मैं जहाँ भी मैं जाती हूँ, मैं इससे पहले यूरोप में रही 4 साल और भारत के विभिन्न शहरों में मैं रही, बैंगलोर में रही, हैदराबाद में रही, दिल्ली में रही, गुजरात में, अहमदाबाद, बड़े शहरों भी मैं रही। उसके अलावा यूरोप में मैं 4 साल रही और फिर अभी अमेरिका में मैं पिछले 3 साल से इधर हूँ। लेकिन चाहे मैं कितना भी दूर गई उत्तराखंड से, पर उत्तराखंड का हिस्सा, उत्तराखंड की याद मेरे मन से कभी भी नहीं गई। और मैं हर जगह जहाँ जाती हूँ वहाँ पे एक छोटा अपनी ज़िंदगी में उत्तराखंड लेके आने की कोशिश करती हूँ। पिछले 3 साल से अमेरिका में रहते हुए मुझे ऐसा कुछ महसूस हो रहा है कि मैं अपने कल्चर से थोड़ा सा दूर सी हो रही हूँ। पर मैं कोशिश करती हूँ कि उस कल्चर को, उसकी चीज़ों को अपने जीवन में लेके आऊँ। ये एक तरीके से नॉस्टैल्जिया है, मुझे पता है, क्योंकि उत्तराखंड में रहने वाले और उत्तराखंड में जो अभी रह रहे हैं वो भी वहाँ कल्चरल शिफ्ट्स हो रहे हैं। और हो सकता है कि मेरे नज़रिए में और मेरी स्मृतियों में जो उत्तराखंड है वो वैसा नहीं है, पर फिर भी एक अटैचमेंट जो मेरा है उत्तराखंड से, वो मैं जाते नहीं जाता। तो उस वजह से मैं थोड़ा सा पास्ट में ज़्यादा जीती हूँ। और क्योंकि अब मैं काफ़ी दूर हूँ घर से, उत्तराखंड से, तो मुझे बहुत कम लोग मिलते हैं जिनके साथ में वो स्मृतियाँ शेयर कर पाती हूँ। तो एक तरीके से एक लोनलीनेस सी मुझे महसूस होती है, क्योंकि पहले जब छोटे थे तो फिर दोस्त, कज़िन्स, रिश्तेदार सब वो थे जो मतलब वहाँ की चीज़ें समझते थे और वहाँ के उदाहरण और वहाँ की चीज़ों को याद कर सकते थे साथ में। पर अब क्योंकि सब थोड़ा सा दूर दूर जा चुके हैं और जो लोग वहाँ हैं भी, वो भी मतलब एक अलग तरीके से जीवन रहन सहन हो गया है। हालांकि उत्तराखंड के अभी भी सुदूरवर्ती स्थानों पे अभी भी वैसे ही जीवन शैली है, पर मैं क्योंकि बहुत लोगों से इस समय जुड़ी नहीं हूँ, रोज़ाना के तौर पे जुड़ी नहीं हूँ, इसलिए मुझे अभी एक फोमो जो आजकल बोलते हैं, फियर ऑफ मिसिंग आउट, वो होता है। और इसलिए मैं और यही एक कारण है कि मैं ये यूट्यूब चैनल मैंने आज बनाया, जस्ट शेयर करने के लिए कि क्या मैं महसूस करती हूँ और क्यों मुझे उत्तराखंड की इतनी याद आती है। इस समय मैं ऐसे दोस्तों और ऐसे कज़न्स और ऐसे रिश्तेदारों को उनकी बहुत कमी मुझे महसूस होती है और उस समय की बहुत मुझे याद आती है जिस समय मैं वहाँ पे थी। इस कारण मैंने ये एक यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया है, जस्ट शेयर करने के लिए कुछ यादें बचपन की, कुछ अभी फ़िलहाल मैं क्या कर रही हूँ। ज़्यादातर चीज़ें ऐसी नहीं है जो मतलब उत्तराखंड से रिलेटेड हो। मुझे किताबें पढ़ना पसंद है, तो जस्ट मैं एक दोस्ती के नाते कुछ शेयर करना चाहती हूँ इस चैनल के माध्यम से। तो ये थी मेरी बात। मेरा नाम गोल्डी तिवारी है और मैंने इस चैनल का नाम रखा है गपशप विद गोल्डी। तो उम्मीद है आपको ये पसंद आए, और अगर आपको लगता है कि आपको मेरी बातें कुछ सुनी सुनाई सी लग रही हैं और अच्छी लग रही हैं, तो चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए
और बस यही है। आज मैं एक किताब पढ़ रही हूँ, इसका नाम है डोंट ट्रस्ट योर गट्स। मुझे पुस्तकें पढ़ना बहुत पसंद है, ख़ासतौर पे हिंदी की किताबें पढ़ना मुझे पसंद है, और मुझे ऐसे हार्ड कॉपी पढ़ना ज़्यादा पसंद है बजाय कि ऑनलाइन। और यहाँ पे हिंदी की किताबें इतनी हार्ड कॉपी तौर पे मिलती हैं, पर उतनी नहीं मिलती जितनी मिलती हैं। मैं पढ़ने की कोशिश करती हूँ, पर मुझे अंग्रेज़ी साहित्य भी अच्छा लगता है। अंग्रेज़ी में लिखा साहित्य, तो साहित्य किसी भी भाषा में लिखा हो वो मुझे पसंद है। एक अच्छा साहित्य मुझे बहुत पसंद है। तो आजकल मैं ये किताब पढ़ रही हूँ, डोंट ट्रस्ट योर गट्स। इसका मतलब है कि अपने गट फीलिंग पे, अपनी इंट्यूशन पे भरोसा मत कीजिए। हाँ, ये बहुत बहुत एक कैची सा टाइटल ऑथर ने रखा है। इसका नाम है सेथ स्टीफन्स डेविडोविच, और ये एक न्यूयॉर्क टाइम्स की बेस्ट सेलिंग ऑथर लिस्ट में ये किताब है। तो ये किताब ये कहती है, मैं एक डेटा साइंटिस्ट भी हूँ। किसी एक फार्मास्यूटिकल कंपनी में मैं यहाँ पे डेटा साइंटिस्ट के तौर पे काम कर रही हूँ। पिछले एक साल से मैं इसी कंपनी के साथ जुड़ी हुई हूँ। तो एज अ डेटा साइंटिस्ट मुझे इस तरह की किताबें आजकल बहुत आकर्षित करती हैं, जिसमें हम अपने जीवन में कुछ ऐसे उदाहरण या कुछ ऐसी चीज़ें ले सकते हैं जो डेटा का जिसका सपोर्ट है पीछे, मतलब कि जो बहुत ऑथेंटिक और क्रेडिबल इंफॉर्मेशन के सोर्स हैं। और उनसे अगर हमें कोई मैं विश्वास करती हूँ कि डेटा एक बहुत पावरफुल चीज़ है। अगर उससे जुड़ी हुई कोई नसीहत, कोई सीख हमें अपने जीवन में उतारने को मिल जाए, तो शायद वो बहुत क्रेडिबल एक इन्फॉर्मेशन होती है जो हम अपने जीवन में थोड़े ज़्यादा कॉन्फिडेंस, थोड़े ज़्यादा आत्मविश्वास से उतार सकते हैं। तो ऐसी किताबें मुझे पढ़ना पसंद है, और वैसी ही एक ये किताब है। तो ये ऑथर भी एक डेटा साइंटिस्ट हैं, और वो कहते हैं कि हम अपने जीवन के विभिन्न चरणों पे, भले ही हम किसी रिलेशनशिप में जा रहे हों, या हम एज ए पेरेंट अपने बच्चों की परवरिश कर रहे हों, या कोई लाइफ पार्टनर हम चूज़ कर रहे हों, फ्रेंडशिप से रिलेटेड, फूड एंड न्यूट्रिशन से रिलेटेड, इन सब चीज़ों में हम डेटा का सहारा ले सकते हैं, और एक अच्छा आश्वस्त होकर एक वेल इन्फॉर्म्ड डिसीजन हम अपनी लाइफ में ले सकते हैं, और डेटा ज़िंदगी को बदल सकता है। तो ये ऑथर का यही मानना है। तो मैं भी कुछ रेजोनेट करती हूँ इस तरीके की सोच से, तो मैंने ये बुक उठाई और मुझे पढ़ने में मज़ा भी आ रहा है। मैं आपके सामने क्योंकि मेरे पास ये बुक है अभी, तो मैं कुछ शेयर कर सकती हूँ, कुछ चीज़ें जो मैंने पढ़ी। मैं हिंदी में इसका ट्रांसलेशन करती चलूँगी। ये चैप्टर जो है, जो मैं अभी पढ़ रही हूँ, वो है कि पेरेंटिंग के बारे में, कि कैसे आप अपने बच्चे की परवरिश कर सकते हैं, और एक जो माता पिता हैं वो कितना उम्मीद कर सकते हैं कि उनकी जो परवरिश है, उनकी पेरेंटिंग है, वो बच्चे पे और उसके फ्यूचर पे कितना असर करेगी, और कितनी उम्मीदें रखना जायज़ है, और कितनी उम्मीदें शायद नहीं रखनी चाहिए पेरेंट्स को। तो उसके बारे में ये एक चैप्टर है। इस चैप्टर में मैं जहाँ मैंने थोड़ा सा अंडरलाइन किया हुआ है, वहाँ पे मैं बात करती चले जाऊँगी, और मैं कोशिश करूँगी कि जल्दी मैं इस चीज़ को ट्रांसलेट करती रहूँ। सबसे पहले ऑथर कहते हैं इस चैप्टर के शुरुआत में कि जो किसी भी बच्चे का पहला साल होता है, वहाँ पे जो उसके माता पिता होते हैं, वो ऑन एन एवरेज 1750 मुश्किल चुनाव उन्हें करने होते हैं, मुश्किल डिसीजन उन्हें लेने होते हैं। तो पेरेंटिंग का जो पहला साल होता है, वो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है माँ बाप के लिए। अब आगे मैंने कुछ अंडरलाइन किया हुआ है, इसमें बताया कि और ये जो चुनाव और ये जो डिसीजंस होते हैं, इसके बारे में पेरेंट्स बहुत ज़्यादा डरे हुए होते हैं, और इसलिए ये ऑथर बोलते हैं कि बहुत ज़रूरी है कि अगर पेरेंट्स इतना डरे हुए हैं, तो अपनी जो डिसीजंस हैं, उनको चॉइसेस जो हैं, उनको अगर डेटा ड्रिवन बना दें, यानी कि जो स्टैटिस्टिक्स कह रही हैं, संख्याएं कह रही हैं, उसके हिसाब से अगर वो बना दें, तो काफ़ी हद तक उनके जो चुनाव है वो सही होंगे। अब कैसे, इसमें कुछ उदाहरण हैं। पहले ये कहते हैं कि कैसे सही होंगे। तो ये दावा करते हैं ऑथर कि अगर माना जाए कि अगर एक बच्चे के अंदर पोटेंशियल है, जिस पोटेंशियल के साथ वो पैदा हुआ है, एक कुव्वत है कि वो एक फ़्लाइट अटेंडेंट बन सकता है, मतलब एयर होस्टेस या एयर स्टीवर्ड बन सकता है, तो पेरेंट्स का जो असर है और उसकी जो पेरेंटिंग है और उसके जो डिसीजंस होंगे, डाटा ड्रिवन डिसीजन, वो उसको एक डेंटिस्ट बनने के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं या उसको डेंटिस्ट बना सकते हैं। ये इस ऑथर का दावा है। दूसरा वो कहते हैं कि अगर
पेरेंट्स अच्छे डिसीजन ले तो एक जो उससे भी अच्छे अगर कोई डिसीजन पेरेंट ले तो वो डेटा इंजीनियर उसको बना सकते हैं, उसको इंजीनियर बना सकते हैं। और जो एक तीसरा दुनिया है जहाँ पे पेरेंट्स बहुत अच्छे डिसीजन ले तो एक बच्चा जो फ्लाइट अटेंडेंट बन सकता है उसको ब्रेन सर्जन तक बना सकते हैं। तो ये कहता है कि जो सोशो इकोनॉमिक लैडर हैं दुनिया में, जो अलग अलग तबके के जो क्लासेस होती हैं, उसमें ये कहते हैं कि लोगों को लगता है कि एक जो अच्छे पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चे को, जो पोटेंशियली एक फ़्लाइट अटेंडेंट बन सकता था, उसको ब्रेन सर्जन तक बना सकते हैं। और कहते हैं कि ऐसा माना भी गया है और ऐसा हुआ भी है कि पेरेंट्स के इन्फ्लुएंस से ऐसा हुआ है कि कोई बच्चा जिसमें उतनी पोटेंशियल नहीं थी लेकिन फिर भी वो अपनी पोटेंशियल को भी क्रॉस करके कुछ ऐसा बन सकता है जो अन्यथा वो नहीं बनता अपने पेरेंट्स के सपोर्ट और पेरेंटिंग की स्किल्स के अभाव में नहीं बन पाता। तो ये एक हाइपोथेसिस उन्होंने प्रेजेंट की है कि ऐसा माना भी गया है कि इतना इफ़ेक्ट होता है पेरेंट का। पर फिर वहीं ऑथर ये सवाल करते हैं कि क्या सच में और हमेशा ऐसा होता है अगर इसको एक हाइपोथेसिस माना जाए। तो इसमें ये कहते हैं कि इसका जो उन्होंने कंक्लूजन दिया है, उन्होंने कहा है कि माता पिता को अक्सर लगता है कि वो जो अपने बच्चों के लिए करते हैं उसकी वजह से उनके बच्चों की लाइफ में एक चेंज आ रहा है। तो ये कहते हैं कि ऐसा नहीं है, ये मोर देन अ कोरिलेशन, ये एक मोर देन अ कॉजेशन, ये एक कोरिलेशन है। तो ये थोड़ा सा एक साइंटिफिक भाषा में दो चीज़ें आती हैं, कॉजेशन एंड कोरिलेशन। कॉजेशन का मतलब होता है कि तुमने ये किया तो ये हुआ, तुमने यहाँ बॉल किक की तो बॉल जाके 5 फीट या 6 फीट ऐसे आगे गई, वो है कॉजेशन, कारण हुआ, कारक है। और कोरिलेशन है कि तुमने यहाँ बॉल किक की और जो तुम्हारा घर है वो इतना हिल गया उस बॉल को क्लिक करने, वो है कोरिलेशन नहीं, वो भी एक्चुअली कॉजेशन है। कि तुमने पेरेंटिंग के ही उदाहरण में मैं कहूँगी कि तुमने बच्चे को अच्छा न्यूट्रिशन दिया और इसकी वजह से बच्चे की जो न्यूट्रिशन के जो खुद के जब वो बड़ा हुआ तो उसने भी अपने बच्चे को अच्छा न्यूट्रिशन दिया। तो ज़रूरी नहीं है कि ये उसी वजह से हुआ, बट कह सकते हैं कि ये कारण था कि उस बच्चे ने बड़े होकर अपने बच्चे को भी अच्छा न्यूट्रिशन दिया। तो ये एक डायरेक्ट कारण नहीं था ऐसा करने का। डायरेक्ट कारण क्या है कि तुमने अपने बच्चे को अच्छा न्यूट्रिशन दिया तो अब तुम्हारा बच्चा हेल्दी है, वो कॉजेशन है। बट कोरिलेशन कह सकते हैं कि क्योंकि तुमने अपने बच्चे को जब वो छोटा था अच्छा न्यूट्रिशन दिया तो बड़े होके वो अपने बच्चे को भी अच्छा न्यूट्रिशन दे रहा है, वो कोरिलेशन है। तो इसी तरीके से वो कहते हैं कि पेरेंटिंग एक्चुअली कॉजेशन नहीं होती है, ज़्यादातर कोरिलेशन होती है। क्योंकि तुम ऐसा कर रहे हो इसकी वजह से हो सकता है कि वो ऐसा हो रहा है, इस तरीके का एक रिलेशनशिप रहता है। और जैसे कि एक छोटी चीज़ बताई गई है कि पेरेंट जो अपने बच्चों को किताबें पढ़ाते हैं, उनके सामने पढ़ के उन्हें कहानियाँ सुनाते हैं, ऐसा कहा जाता है कि बाद में वो बच्चे बहुत उनका एजुकेशनल एकेडमिक में ज़्यादा इंटरेस्ट जाता है। तो ये एक हाइपोथेसिस है अगेन। पर ऑथर फिर कहते हैं कि इस तरीके की चीज़ें पढ़ने में जो इच्छा शक्ति होती है या बच्चों की पढ़ने की ओर रुझान होता है, वो असल में उनके डीएनए में भी बहुत ज़्यादा कोडेड रहता है। किस तरीके से उनके पेरेंट्स, उनकी माता और पिता के जीन या हेरिडिटरी स्ट्रक्चर रहा है और डीएनए कैसा रहा है, तो ये जो इन्फॉर्मेशन है कि वो बच्चा क्या बन पाएगा वो उसके डीएनए पे भी बहुत ज़्यादा एक डिपेंड करता है। तो ज़रूरी नहीं है कि पेरेंटिंग कुछ इमीडिएट एक रिएक्शन करती है किसी की परवरिश में। हाँ, वो कोरिलेशन कर सकती है, बट कॉजेशन हमेशा ज़रूरी नहीं है। कि आपने अपने बच्चों को रोज़ बेड टाइम पे एक कहानी की किताब पढ़ाई तो हो सकता है कि तो इस वजह से तुम्हारा बच्चा अब बड़े होके राइटर बना है। ये कॉजेशन नहीं है, कोरिलेशन कह सकते हैं कि हो सकता है उसका इंटरेस्ट बचपन में पड़ा तो ये। क्योंकि अगर कोरिलेशन होता, कॉजेशन होता, तो ऑथर कहते हैं कि एक पेरेंट के अगर 2 बच्चे हैं और वो दोनों को रात को बेड टाइम स्टोरी पढ़ा रहे हैं और एक बच्चा राइटर बना और एक दूसरा नहीं बना, तो वो भी मतलब दोनों ही बनते। तो वहाँ पे कह सकते थे कि कॉजेशन है,
क्योंकि पेरेंट्स ने दोनों बच्चों के साथ सेम तरीके का एक बिहेवियर किया, एक पेरेंटिंग टूल अपनाया, तो अंत में रिज़ल्ट भी एक ही आया। तो जबकि ऐसा नहीं होता, हमने देखा है कि बल्कि जो ट्विन्स होते हैं, जुड़वा बच्चे होते हैं, उनमें भी बहुत सारी असमानताएं और करियर से रिलेटेड चॉइसेस बहुत डिफरेंट वो बच्चे भी लेते हैं और कभी कभी सेम भी लेते हैं। तो ये कहना चाहते हैं कि पेरेंट्स को इस बात का इतना ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए कि वो जो कर रहे हैं उसका उन्हें उसकी वजह से कुछ होगा बाद में। वो इस तरीके से सोच के रख सकते हैं कि हो सकता है हम ऐसा कर रहे हैं तो हो सकता है कि आगे ऐसा हो। तो ये एक पेरेंट्स के लिए इसमें एक सजेशन है। तो आगे ऑथर कहते हैं पेरेंटिंग के बाद में कि शुरुआती में, जीवन के शुरुआती समय में बच्चे के ये जो इफ़ेक्ट होते हैं पेरेंटिंग की वजह से कुछ बच्चों में चेंज होने के, ये ज़्यादा होते हैं। पर लॉन्ग टर्म में जब तुम्हारा बच्चा थोड़ा बड़ा हो गया है, 20, 30, 40 साल, तो ये जो इफ़ेक्ट होते हैं पेरेंटिंग के बहुत छोटे होते जाते हैं। तो मतलब उस समय बच्चा नहीं रहा, वो अपनी एक आइडेंटिटी बना रहा है। तो धीरे धीरे जो ये असर होता है पेरेंटिंग का, ये बहुत कम होते जाता है। तो एक ये इन्होंने ये सब जो इन्होंने लिखा है, ये किसी स्टडी के आधार पे उसके रिज़ल्ट्स को इन्होंने प्रेजेंट किया है और फाइनली ये बुक फॉर्मेट में इन्होंने एक बुक बनाई है। तो ये छोटे छोटे उनके डिफरेंट स्टडीज़ के जो कंक्लूजन्स हैं वो इन्होंने इनमें डाले गए हैं। पर एक सारांश इन्होंने छोटा सा इस चैप्टर के अंत में लिखा हुआ है। ये कहते हैं कि ये मान के चलिए एज ए पेरेंट कि अगर तुम्हारा बच्चा किसी एक दूसरी फैमिली में पला बड़ा होता, तभी भी शायद वो करियर चॉइस और अडल्टहुड में सेम होता जो आज वो है। तो मान लीजिए आपका बच्चा अगर आज डॉक्टर है, तो ये मान के चलिए कि वो बच्चा अगर किसी दूसरी फैमिली में भी पढ़ा होता तो वो डॉक्टर ही होता। और अगर मान लीजिए कि वो बच्चा उतना अच्छा नहीं कर रहा है लाइफ में, तो ये अपने को ब्लेम करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बहुत कुछ यहाँ पे डीएनए, जीन्स और बच्चे की खुद की चॉइस और अडल्टहुड में उसके जो डिसीजंस हैं वो पेरेंटिंग से उतने ज़्यादा क्योंकि रिलेटेड नहीं रहते। तो अडल्टहुड में जो बच्चा अगर कुछ बहुत अच्छा नहीं कर रहा है, आपके हिसाब से नहीं कर रहा है, वैसे तो मुझे लगता है कि हर कोई कुछ ना कुछ कर लेता है अच्छा, तो अगर आपके हिसाब से आपको लगता है वो उतना अच्छा नहीं कर रहा है, तो उसके लिए कोई गिल्ट लेने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि अगर वो बच्चा कहीं और पला होता, ये जो ऑथर कहते हैं, वो शायद सेम ही वो करता। क्योंकि अडल्टहुड की जो चॉइसेस होती हैं उसमें पेरेंटिंग का इतना ज़्यादा कोई बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस और बहुत ज़्यादा असर नहीं दिखाया मिला है अलग अलग स्टडीज़ में। तो ये अंत में कहते हैं कि जो ओवरऑल इफ़ेक्ट होता है पेरेंटिंग का किसी बच्चे पे, वो असल में जो पेरेंट्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा आंकते हैं, एक्सपेक्टेशन करते हैं कि इसकी वजह से ऐसा कर रहा है, इसकी वजह से ऐसे कर रही है, ऐसा हो रहा है, जो नहीं है। तो पेरेंट्स को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि आज के जो तुम्हारे डिसीजन हैं वो ठीक है, वो असर करेंगे तुम्हारे बच्चे की लाइफ में लेटर ऑन, बट उसके लिए इतना ज़्यादा अपने को स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि बच्चा अपनी एक आइडेंटिटी और अपना एक जेनेटिक मेकअप और एक अपना एक खुद का अडल्ट ट्रेजेक्ट्री लेके आता है, और फाइनली वो वैसा ही टर्न आउट करेगा जैसा वो करेगा। अपनी जो भी उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो ही वो दिखाएगा। तो अपने आप को हर चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल रखना 100% ये एक बहुत अच्छी राय नहीं है। तो ये इस किताब में ये इसका जस्ट एक चैप्टर है जो पेरेंटिंग पर है। इसमें और भी बहुत सारे चैप्टर हैं, तो मौका मिलेगा तो मैं और भी चैप्टर आपको पढ़ के सुनाऊँगी, ट्रांसलेशन करके सुनाऊँगी। हो सकता है ट्रांसलेशन अंग्रेज़ी से हिंदी के अनुवाद में मेरे से कोई त्रुटि रह गई हो, और हो सकता है कि आपका कोई और ओपिनियन हो इस तरीके की, इस बुक को अगर आपने पढ़ा है उसके बारे में, तो मुझे बताइएगा अगर आपको लगता है कि इसका कुछ और अर्थ निकल सकता था। पर ये जो मैं समझते हुए जा रही हूँ इस बुक को पढ़ते हुए, वो मैं आपको एक छोटा संक्षेप में मैंने बता दिया। तो ये था इस किताब के बारे में, और मेरा नाम गोल्डी तिवारी है। मैं कोशिश करूँगी कि ऐसी वीडियो मैं बार बार अपलोड करती रहूँ। और जी नमस्कार।